बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है रासायनिक बलगतिकी का जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोग जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़े। आज जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसके बारे में देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके बारे में देखेंगे, जिसको जो है हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, एक अभिकारक की सांद्रता पर, निर्भर होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बताया गया कि जो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है उस एक अभिकारक, केवल कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है केवल एक अभिकारक, केवल भी कह सकते हैं केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर होता है, तब उसे जो है हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें, जैसे में इसके लिए देख सकते हैं CH3COO C2H5 और प्लस H2O गिब्स बन जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH कि पहला एग्जाम्पल बताया गया। कल भी आप लोगों को बताया गया था शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि अभिक्रिया की जो सांद्रता है किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, उसके बारे में उस दिन बताया गया था आप लोगों को। दो चीजें बताया गया था कि एक जब गैसें होंगी और दूसरा बताया गया था जो जल है H2O। ये दो चीजें, अगर कोई भी गैस है या जल है, अगर अभिकारक का कार्य कर रही है तो उस पर जो है सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही चीज हमको इसमें देखना है। इसमें जैसे ये चीज देख रहे हैं, ये गैस नहीं है और ना ही जल है, ये जल है, ठीक। तो इस पर जो है अभिक्रिया का जो वेग होगा उसकी सांद्रता का प्रभाव जल पर नहीं पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, सिर्फ एक पर पड़ रहा है। इसलिए इस किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरे एग्जाम्पल के लिए H22O11 और प्लस H2O, ये बन जाएगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6 कि जैसे ये दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया। इसमें हम लोग फिर से देख रहे हैं ये क्या है? जल है। इस पर जो है अभिक्रिया की जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं होती है, सिर्फ एक पर निर्भर होगी। इसलिए किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसके लिए H2O है, H2O2
जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, इसकी जो अभिक्रियाएं होंगी ये बना लेता है H2O और प्लस O, H2O प्लस O। यहाँ देखिए सिर्फ एक अभिकारक है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे N2O4, ये बन जाएगा 2NO2। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही अभिकारक है, इसलिए ये किस कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं प्रथम, जो ये प्रथम कोटि है इस अभिक्रिया का जो है व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, व्यंजक के लिए जो फार्मूले प्राप्त होते हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए देखते हैं। या कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित व्यंजक कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, या कह सकते हैं कि माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, ये भी लिख सकते हैं, निम्न प्रकार की होती है। कि मान लिए एक गिब्स उत्पाद, कि इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, बताया गया कि एक प्रथम कोटि की हम मान लेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी बताया गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसको कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का वेग जो होता है केवल अभिक्रिया की एक सांद्रता पर निर्भर करता है, तब उसे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम लोग कई एग्जाम्पल देखे, फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बताया गया कि समाकलित व्यंजक जो होता है या जो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं उसके लिए जो हमको फार्मूले प्राप्त करने हैं वो चीज़ देखना है। इसमें मान लिए हम सबसे पहले क्या कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया जो है इस प्रकार होती है या निम्न प्रकार होती है। तो पहले अभिक्रिया क्या है, ए गिब्स उत्पाद, ये अभिकारक है, ये क्या है अभिकारक, जिसको हम लोग रिएजेंट कहते हैं, ये अभिकारक है। अभिक्रिया के बाद जो चीजें प्राप्त होती है उसी को उत्पाद कहा जाता है। हम पुनः फिर से मान लेंगे, पुनः माना अभिकारक, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। कि हम सबसे पहले क्या मान लिए, दोबारा माना गया कि जो ये ए अभिक्रिया है, ये अभिकारक है, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हो जाएगी ए मोल। हम इसको मान लिए हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या ए मोल हो जाएगी। अब लिखेंगे टी समय पश्चात ए का एक्स मोल प्रति लीटर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। कि हम लोग मान लिए कि जो है दोबारा माना गया कि जो भी अभिकारक ए है उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए होती है, ए स्मॉल लीटर में ए मोल प्रति लीटर है। फिर तो टी समय पश्चात जो टाइम है, टाइम टी समय पश्चात ए का जो है एक्स मोल प्रति लीटर जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तब टी समय
तब t समय बाद अभिकारक A की सांद्रता A माइनस एक्स हो जाएगी। कि जब t समय बाद जो है विकारक A की सांद्रता जो हो जाएगी वो A माइनस एक्स हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो हम लोग ये लिखें A गिब्स उत्पाद हम लोग बताया गया कि जो A क्या है अभिकारक है, इसका कितना सांद्रता ली गई थी, A मोल लिया गया, स्मॉल लेटर में A लिया गया था। उस समय कब प्रारंभ की बात हो रही है कि जब हम प्रारंभ की बात हो रही है, जब प्रारंभ में हम सिर्फ अभिकारक लिए थे, अभिक्रिया हुई नहीं थी। सिर्फ क्या, हम जो ये रिएजेंट है उसको लिया गया था लेकिन अभिक्रिया हुई नहीं थी। उस समय उत्पाद क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभिक्रिया नहीं हुई है। अगर अभिक्रिया हो जाती तब तो कुछ उत्पाद बनता, लेकिन अभिक्रिया हुई नहीं है उस समय अभिकारक ए तो उत्पाद जीरो। लेकिन टी समय बाद जो है जो टाइम है, अगर उसको टी समय मान लिया जाए, टी समय बाद जो है ये इसका बताया गया कितना मोल हो जाता है, एक्स मोल प्रति लीटर। किसका, उत्पाद का, इसका एक्स मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तब अभिकारक क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। यक्स कहाँ से आया, इस यही जो ए है हमारा अभिकारक ए है, प्रारंभिक अभिकारक जो ए है उसी में से एक्स बाहर हुआ, तो इसलिए ये हो गया ए माइनस एक्स। आगे देखते हैं इसमें। आगे देखिए इसमें बताया गया कि जब ये है तो फिर इसमें लिखेंगे हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार। हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़े हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स का 1। चाहे तो 1 लिख दें, 1 लिखा नहीं जाता है, चाहे तो लिख दें चाहे ना लिखें, क्योंकि किस लिए, क्योंकि ये क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ जो अभिकारक है वो चीज़ लिखा गया a माइनस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल जो है k a माइनस एक्स। इसको हम इस तरफ लाएंगे और इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल जो बताया गया ये चीज़ हमको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और इक्वल हो जाएगा k dt। ये समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं 1। यहाँ लिख दीजिए जहाँ जो k है, k क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई अभिक्रिया हम मान लिए हैं कि क्या थी, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अभिक्रिया है ए गिब्स और जो है उत्पाद कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लिए थे ये थी। फिर कहा गया कि हम पुनः मान लेंगे कि जो अभिकारक ए है उसकी सांद्रता क्या है, ए मोल प्रति लीटर है, और टी समय पश्चात जो अभिकारक ए है इसका कितना मोल उत्पाद प्राप्त होता है, एक्स मोल प्राप्त होता है। तब टी समय बाद जो है विकारक जो होगा उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। फिर हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार जो है लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, तो हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। ये हो जाएगा, इसको बताया गया a माइनस एक्स को इस तरफ लाएंगे, dt को हम इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ हो गया dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल k dt। ये बना समीकरण 1, जहाँ k क्या है, वेग स्थिरांक है,
जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है। आगे देखते हैं, ए वेग स्थिरांक है। अब लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, जो समीकरण एक है उसका हमें क्या करना है, समाकलन करने पर, कि समीकरण एक का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स, और इक्वल के क्या है, वेग स्थिरांक है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होता है, ये dt हो जाएगा। इसका जो है लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इक्वल के इंटू टी प्लस सी। यहाँ दिखा दीजिए कि जो समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स होता है, इसका मान होता है माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स। और नीचे यहाँ दिखा देंगे जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, नियतांक या स्थिरांक कुछ भी लिख दीजिए, समाकलन स्थिरांक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। फिर लिखेंगे यदि t इक्वल 0 तो x इक्वल 0। किस लिए t इक्वल 0 x इक्वल 0 किस लिए होगा, क्योंकि हम लोग जब अभिकारक लिए थे, जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई थी उस समय सिर्फ हम अभिकारक लिए थे, अभिक्रिया हुई नहीं थी तो उत्पाद भी नहीं बनेगा, और जब अभिक्रिया हुई नहीं तब टाइम भी 0 होगा तो उत्पाद भी 0 होगा। का मान समीकरण 2 में रखने पर कि जो ये t इक्वल 0 और x इक्वल 0 आया, इसको समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स का मान 0 और इक्वल k इंटू टी का मान 0 और प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई a इक्वल c, ये चीज प्राप्त होगा। लिखेंगे समीकरण 2 में c का मान रखने पर समीकरण 2 में c का मान रखने पर, जो है समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें इनको c का मान रख देंगे। c का मान रखेंगे तो माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा के टी और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस लॉग ई ए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा है इधर ही देख लेते हैं, ये बन जाएगा। अब इसको हमको यहाँ क्या करना है कि इस पार्ट को हमको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल के टी इक्वल के टी, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग ई ए अपान ए माइनस एक्स इक्वल के टी। कहाँ से लिखेंगे, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं कि एक होता है लॉग m अपान n का फार्मूला, उस फार्मूले के अनुसार हम लोग जो है इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण, चाहे तो समीकरण मान लें, थोड़ा सा और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k इक्वल जो है 1 अपॉन टी लॉग
ए अपान ए माइनस एक्स। फिर उसके बाद ये बन जाएगा समीकरण 3। समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 जो भी है लिखेंगे समीकरण 3 में प्रतिलघुगुणक लेने पर, एंटीलॉग जिसको हम लोग कहते हैं, एंटीलॉग लेने पर यहाँ ये हो जाएगा k इक्वल जो है 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। यहाँ दर्शा दीजिए कि log e x का मान होता है 2.303 log बेस 10 का पावर x। ये क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा व्यंजक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, कि जो समीकरण 4 भी मान सकते हैं कि जो समीकरण 4 है ये क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है। चलिए देखते हैं प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसका अर्धायु काल जो होता है उसके बारे में। कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अर्धायु काल है क्या। देखिए अर्धायु काल उसको कहा जाता है कि कह सकते हैं कि वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता जो है, कि ऐसा समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता का जो है आधा रह जाता है या आधी रह जाती है, उसी को जो है अर्धायु काल कहते हैं। कि कहने का मतलब वह अर्धायु काल जो होता है, अर्धायु काल, और किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। अभिक्रिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल या अर्ध जीवन काल भी कहा जाता है। तो बताया गया कि इसकी परिभाषा होगी वह समय कि कहने का मतलब कि ऐसा समय, वह समय का मतलब ऐसा समय जिसमें अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता ऐसा वह समय जिसमें अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? आधी रह जाती। प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाती है। अर्ध आयु काल कहलाती है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। कि कहने का मतलब कि अर्धायु काल या अर्ध जीवन काल उसको कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, उसी को जो है अर्धायु काल कहा जाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से
कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग जो व्यंजक प्राप्त किए वही लिखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से K इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान T log वेस्टेन A अपान A माइनस x। इसमें चाहे तो इसको हम समीकरण 1 मान लें, लिखेंगे समीकरण 1 मान के लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिखेंगे t इक्वल जो है t हाफ और जो है x इक्वल जो है a अपान 2। a अपान 2 किस लिए? a क्या है हम लोग पढ़े हैं, क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। तो परिभाषा के अनुसार बताया गया कि अर्धायुकाल उसको कहा जाता है कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हो जाती? आधी हो जाती है। तो हमारी प्रारंभिक सांद्रता a थी, a को हम आधा कर दिए तो क्या हो गया? a अपान 2। और ये t क्या है? टाइम है। इसका अर्धायुकाल जो होता है उसको t हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये समीकरण 1 जो है इसी में हम दोनों का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा k इक्वल 2.303 अपान t के स्थान पर हमको लिखना क्या है? t हाफ कैपिटल लेटर में log बेस 10 a हो जाएगा a माइनस x के स्थान पर हमको a अपान 2 रख देना है। ये हो जाएगा a अपान 2। हम इसको t हाफ को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा t हाफ इक्वल 2.303 अपान k log बेस 10, ये हो जाएगा a अपान, इसका इधर गुणा हो जाएगा 2a माइनस a अपान 2। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 अपान k log बेस 10, ये ऊपर 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a अपान यहाँ 2a से a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2.303 अपान k log बेस 10 और 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 अपान k इंटू 0.3010। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.693 अपान k। ये है क्या? t हाफ। ये हमारा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल है। ये 3010 कहाँ से आया? 0.3010। ये यहाँ दर्शा दीजिए कि ये log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010। कि कहने का मतलब बताया गया कि अर्धायुकाल उसको कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसी को अर्धायुकाल कहा जाता है। इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। हम प्रथम कोटि के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का समीकरण है या व्यंजक है उसी पर हमको टी के इक्वल जो है टी हाफ रख देना है कैपिटल लेटर में, और यक्स क्या है इसका a अपान 2 करके हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ जो अर्धायुकाल है वो आ जाएगा 0.693 अपान k। नेक्स्ट अगले